नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, जनता की अदालत से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक आज बीजेपी के लिए चुनौतियों भरा दिन रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर कड़ा संदेश दिया है और इस पर रोक लगाने के सख्त आदेश दिए हैं। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो सीधे सीधे मोदी और योगी की सियासत पर चोट है। वहीं आज इस साल होने वाले आखिरी विधानसभा चुनावों का आगाज भी हो गया है, यानी एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन आज जनता की अदालत में पहुंचे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें झारखंड में आज पहले दौर की वोटिंग हुई। आज झारखंड में 15 जिलों की 43 यानी 43 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक लगभग 65% मतदान के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी के लिए इस आदिवासी बहुल राज्य से बड़ा संदेश आदिवासियों ने दे दिया है। आप जानते हैं कि बीजेपी झारखंड की सत्ता में आने के लिए बेताब हो रही है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, तो उसे अब चुनावों से ही उम्मीद है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए बीजेपी ने कई सारे तीर एक साथ चले हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों से लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप और महिलाओं युवाओं को लुभाने के वादे जैसे सारे पैतरे बीजेपी ने आजमा लिए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान खास तौर पर झारखंड में डटे हुए हैं ताकि मध्य प्रदेश और असम का इतिहास बीजेपी यहां भी दोहरा सके। लेकिन झारखंड में आज जो बम्पर वोटिंग हुई है उसमें बीजेपी के लिए क्या निराशाजनक नतीजे सामने आएंगे, ये एक और करने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि आदिवासियों ने बार बार बीजेपी को नकारा है। आज जिन क्षेत्रों में वोटिंग हुई वहां बीजेपी का प्रदर्शन पहले से खराब रहा है, और क्या अब बीजेपी का बोरिया बिस्तर ही आज के बाद यहां से बंध जाएगा, यह देखना होगा। वैसे आज चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर सीधा हमला बोला है। ये जरा हेमंत सोरेन को सुनते हैं। चुनावी रैलियां इसलिए क्योंकि 20 तारीख को यहां पर 38 सीटों के लिए मतदान होना है और उसके लिए रैलियां चल रही हैं। दूसरी तरफ यहां पर आज मतदान हो रहे थे और यहीं से इस साल का जो आखिरी चुनाव है उसका आगाज हो गया। और 2 राज्य, इसके बाद अगले साल जो पहला राज्य होगा चुनावी राज्य वो होगा दिल्ली। लेकिन यहां पर इन 2 राज्यों में से जो बाजी मारते हुए झारखंड दिखाई दे रहा है, और यहां झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। 5 साल पहली बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सत्ता से बेदखल रखा, तो उनका छटपटाहट इन 5 सालों में जो देखने को मिला, ऐसा दर्द, इतना तकलीफ शायद उसको कभी नहीं मिला हो। 1 साल से यहां आसाम का मुख्यमंत्री घूम रहा है चिड़ियों की तरह, सुपारी लेकर के झारखंड की सरकार को कैसे गिराए। आए दिन षड्यंत्र रचते रहते हैं। यहां तक सरकार तो गिरा नहीं सके, लेकिन हमको जेल भेजने का षड्यंत्र जरूर उसमें सफल रहे। लेकिन जहां मैं समझता हूं गरीब गुरुआ का जिसके ऊपर आशीर्वाद हो, महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, मजदूरों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इन 5 सालों में जो हमने चुनौतियां देखी, तो गरीब गुरुआ का जिस पर आशीर्वाद हो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, ये कह रहे थे यहां हेमंत सोरेन। उधर कल्पना सोरेन ने भी मतदाताओं में जोश भरने की काफी आज कोशिश की और लगातार कोशिश करते हुए कल्पना सोरेन दिखाई दे रही हैं। एक शानदार वक्ता के रूप में कल्पना सोरेन इस चुनावी सभाओं में दिखाई देती हैं। आइए जरा कल्पना सोरेन को सुनिए आज की बाइट, जिसमें वो लगातार एक जोश भरते हुए, जोशीला भाषण, जोश भरते हुए यहां कल्पना दिखाई देती है। सुनिए।
तो जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कल्पना सोरेन की सभाओं में ऐसी भीड़ और खासकर महिलाओं की भीड़ ज्यादा दिखाई देती है। झारखंड में अब आगे क्या होगा ये 20 तारीख को होने वाले दूसरे दौर की जो पोलिंग है उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि यहां पर इसी दिन 20 तारीख को ही महाराष्ट्र में भी वोटिंग है और इस समय एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने महाराष्ट्र में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैरों पर खड़े होने की नसीहत दी है। दोस्तों, अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कम से कम अब तो अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। दरअसल अजीत पवार घड़ी निशान का, घड़ी छाप जो है, जो चुनाव चिन्ह है, उस घड़ी निशान का इस्तेमाल डिस्क्लेमर के साथ तो कर ही रहे हैं। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप डिस्क्लेमर लिखिए कि यह जो घड़ी निशान है यह अभी विवादित है और इसका विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन उसके बाद एक यहां पर कहे तो समझाइश दी गई है और फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उनके प्रचार में शरद पवार के वीडियो का भी इस्तेमाल हुआ है, जिसके खिलाफ अदालत में दस्तक दी गई, जिस पर कोर्ट ने अजीत पवार के वकील बलवीर सिंह से कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि चुनाव में शरद पवार की फोटो और पुरानी या नई वीडियो क्लिप का प्रयोग या उपयोग न करें। अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और चुनाव से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच ऑनलाइन सूचना जारी करके ऐसे निर्देश दें कि आप शरद पवार के फोटो, वीडियो, नई या पुरानी किसी भी ढंग के क्लिप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी आप अपने पैरों पर खड़े होइए। आप शरद पवार के साथ साथ चल करके कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? और यह सरासर गलत है क्योंकि अब आप शरद पवार के साथ नहीं हैं। अदालत ने अजीत पवार की एनसीपी को अपने पैरों पर खड़े होने की नसीहत तो दे ही दी है दोस्तों। और इसी मसले पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने जो कुछ कहा है ये जरा सुन लेते हैं। कांग्रेस नेता सीधा हमला बोलते हुए अजीत पवार पे सुप्रीम कोर्ट के इस नसीहत के बाद सुनिए। कटने वाले, बांटने वालों को बड़ी एक चपराक है, उसके मुंह पर तमाचा है। ये जो राजनीति यूपी में शुरुआत हुई और ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी एक लोगों के खिलाफ, विशिष्ट लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी, पुअर क्लास के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती, गरीब आदमी को कोई नजरअंदाज नहीं करते थे, नजरअंदाज करके काम कर किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये रिजल्ट जो है ये बड़ा तमाचा, विशेष करके विजय वडेट्टीवार दरअसल बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन पर अपना बयान दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट से। जो पहले शुरुआत में बता चुका हूं, बुलडोजर एक्शन जो हमने सबसे ज्यादा योगी सरकार में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा और खासकर उसका आगे आगे उसको फॉलो करते हुए बीजेपी के दूसरे शासित राज्य नजर आए। तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आज फैसला सुनाया है वो चेतावनी के समान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही बुलडोजर न्याय जैसी शब्दावली हमारी राजनीति में आई और योगी को चुनाव में लगातार दूसरी सफलता मिली तो फिर इसे एक सर्टिफिकेट की तरह इस्तेमाल किया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड ऐसे तमाम बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर से आरोपियों के घर गिराने की कवायद शुरू हुई और इसमें जो असहाय लोग पिस रहे थे उनकी चीखों की तरफ सरकार ने कान बंद कर लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अधिकारियों को कड़ी चेतावनी मिल चुकी है कि आपने इस आदेश की अवहेलना की तो आप पर भी कार्रवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को जो बड़ा झटका मिला है दोस्तों, उस पर आरजेडी सांसद, जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद और प्रोफेसर मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। आइए सुनिए मनोज झा को। तौर पर आप बुलडोज नहीं कर सकते किसी भी प्रॉपर्टी को। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि इस देश में एक ऐसी नजीर बना दी गई थी, एक ऐसी परंपरा डाल दी गई थी कि एक व्यक्ति को बुलडोजर बाबा के नाम से महिमा मंडन होता था। बुलडोजर जस्टिस हमारी वोकैबुलरी में घुसाने की तमाम कोशिश हुई, तब जबकि बुलडोजर जस्टिस ये ऑक्सीमोरोन है, परस्पर विरोधाभासी है। जस्टिस और बुलडोजर एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि जस्टिस की पूरी प्रक्रिया पर भी की बुलडोजिंग हो जाती है। तो आज के बाद संभवतः जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते रहे उसके लिए बहुत सख्त गाइडलाइन अब अवेलेबल है
उसका अनुपालन होगा। और ये जो लोग तालियां बजाते रहते हैं, सेलिब्रेशन करते रहते हैं, वो भी एक बार ठहर करके सोचेंगे कि ये कहां हम चीजों को ले जा रहे हैं। लेकिन सर, जब बुलडोजर एक्शन होता है तो एक हवाला दिया, एक नोटिस चिपकाया जाता है और उसके बाद एक दिन, 2 दिन या हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही वो बुलडोजर वहां पर पहुंच जाता है। नहीं, उसमें उसके बारे में भी गाइडलाइन है। ये ऐसा नहीं है कि बुलडोजर की व्यवस्था पहले नहीं थी। आप स्कटल करते हैं पूरे प्रोसेस को अनफोल्ड होने दीजिए ना, नोटिस दीजिए, रिस्पांस का वक्त लीजिए, फिर करिए। तो जनता की अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक बीजेपी के लिए आज जो मैसेज निकल कर आए हैं, क्या उनके मायने जो हैं उसको समझ पाएगी बीजेपी? यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन इन सबके बीच इधर जहां झारखंड में चुनावी गतिविधियां और उसमें भी जो शहरी क्षेत्र है उसमें मतदाताओं में निराशा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मतदाता जो हैं वो खूब बाहर निकल के आए, ये झारखंड में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप महाराष्ट्र चलें तो महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, कल हम लोग एक वीडियो आपको दिखा रहे थे जिसमें उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और उनके सामानों की जांच हो रही थी, इलेक्शन कमीशन कर रहा था। और कल उद्धव ठाकरे और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा था कि आप लोग सिर्फ हमारी जांच क्यों करते हैं। हम लोगों ने भी चर्चा की थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं की ही जांच होती है। तो आज देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, शिंदे, एकनाथ शिंदे, विनोद तावड़े, रामदास आठवले, इन सब के जांच हुई है। इन सब की जांच अलग अलग जगहों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है। एक तो ये खबर है जो महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ आपने जब देवेंद्र फडणवीस का मैं नाम ले रहा हूं तो देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आपने सुना होगा, कल शाम को सुनाया था। उस बयान में यह था कि वो औरंगजेब और पाकिस्तान ये सब का जिक्र कर रहे थे और वो ओवैसी पे कर रहे थे। पहले उस बयान को सुन लेते हैं एक बार फिर से, और फिर उसी पर असदुद्दीन ओवैसी की एक प्रतिक्रिया आई है, वो जरूर सुनाना चाहता हूं। ये दोनों सुनकर फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। झारखंड चलेंगे, झारखंड का सूरत हाल समझेंगे, महाराष्ट्र चलेंगे, वहां का भी सूरत हाल समझेंगे। लेकिन पहले आप सुनिए जरा देवेंद्र फडणवीस को। ये देवेंद्र फडणवीस आजकल रातों में भी मेरा वजीफा पढ़ रहे हो। अब बोल रहे ओवैसी तुम हैदराबाद से आए, हैदराबाद चले जाओ। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस तुम समझो इस बात को, तुम अपने दिमाग से निकाल दो इस बात को कि फडणवीस बड़ा है, ओवैसी छोटा है। फडणवीस ऊंची कुर्सी पे बैठेगा, ओवैसी नीचे बैठेगा। नहीं फडणवीस, ये तुम्हारी दिमाग की गलती है। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान ने सबको बराबर बना दिया। अगर तुम बैठोगे तो कुर्सी पे टांग डाल के ओवैसी तुम्हारे आंख में आंख डालकर बोलेगा कि मेरा हक मुझे दो। और देवेंद्र बोल रहे नहीं तुम हैदराबाद से हैदराबाद को चले जाओ। अरे देवेंद्र फडणवीस सुनो, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, हमारे अब्बा जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने उनको कहा है भारत में आए। अब्बा पहला कदम भारत में रखे। ये जमीन मेरे बाप की है, कोई नहीं भिजा सकता कहीं भी मुझे। इन्हें बोल रहे हैदराबाद चले जाओ। राहत इंदौरी ने अच्छा कहा था देवेंद्र फडणवीस के बारे में। शायद अब के जो फैसला होगा, सुनो फडणवीस, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। जो पाकिस्तान जाना था चले गए, जो वफादार थे तुम्हारे मोदी के और उद्धव ठाकरे के सामने सीना तान कर खड़े होकर बोल रहे हमारा हक हमको मिलना, अब हम मस्जिद को जाने नहीं देंगे, वफ को छीनने नहीं देंगे। अब इन्हें बोल रहे जाओ, नहीं जाते। क्या करते तुम? गोली मारते मारो गोली, जेल में डालते डालो जेल में। मगर तुम्हारे इन बातों से अब कोई डरने वाला नहीं है।
तो सुन रहे थे आप यहां असदुद्दीन ओवैसी सीधा हमला बोलते हुए, और वो भी देवेंद्र फडणवीस पे। देवेंद्र फडणवीस ने कल जो कहा था वो आपने सुन लिया, उसका छोटा सा नमूना आपके सामने, और उसके बाद आज असदुद्दीन ओवैसी सीधा हमला बोलते हुए। ये कहानी महाराष्ट्र की है, लेकिन शुरुआत इसकी जो है वो इधर झारखंड से होती है। और झारखंड में आज पहले दौर की वोटिंग 43 सीटों पे, और इन 43 सीटों का सूरत हाल क्या है और क्या यहां से बाजी पलटते हुए हम देख रहे हैं। चलिए जरा अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे तमाम सूरत हाल आप तक हम पहुंचाते हैं। देखिए 5 वरिष्ठ साथी यहां जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेमंत कुमार जी जुड़े हुए हैं और राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। और जरा चूंकि अभी कुछ दिनों पहले हम और आप दोनों गए थे और झारखंड घूम के आए। झारखंड में वो एरिया हम लोग जाकर के समझ के आने की कोशिश कर रहे थे, एक तो शहरी पार्ट, दूसरा ग्रामीण पार्ट, दोनों को बहुत नजदीक से हम लोगों ने देखा। और उसमें आज जो हम लोग देख के आए वही आज कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चीज कि रांची में वोट कम है, वोट प्रतिशत कम है, लेकिन दूसरे साइड जो ग्रामीण एरिया है उधर ज्यादा है, जो आदिवासी एरिया है उधर ज्यादा है। ये देखिए अब 5 बजे के बाद ये लॉक हो गया, ये पिटारा बंद 23 तारीख को खुलेगा, और इसी पिटारे पे भी लोगों को भरोसा नहीं है। ये भी हम लोग कई बार बात करते हैं, उस पर करेंगे बात। लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपकी, लगभग 65% पोलिंग 5 बजे तक, और ये 5 बजे तक की जो पोलिंग 65% है, ये थोड़ा बढ़ भी जाएगी अभी 1-8%, क्योंकि अभी आंकड़े आएंगे जैसा चुनाव आयोग हमेशा करता ही है। लेकिन काफी उत्साहजनक है कि बड़े पैमाने पर लोगों ने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया है, और जिस तरीके का झारखंड में माहौल बनाया जा रहा था, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है राजीव जी कि लोगों ने अपनी राय इस पे जाहिर की है। ये पहला चुनाव है राजीव जी झारखंड में जहां पे इस कदर इतने बड़े पैमाने पर इतने आक्रामक ढंग से सांप्रदायिक माहौल पैदा किया गया है। तो ये 65% की पोलिंग इसका संकेत है कि लोग शायद इस पे प्रतिक्रिया लोगों ने दी है कि इतना सांप्रदायिक माहौल। और वो बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने वहाँ पे सच और झूठ को सब बराबर करते हुए तमाम तरीके की जुमले वहाँ पे इस्तेमाल किए। हेमंत बिस्वा शर्मा भी वहाँ पे हैं, उनकी तरफ से भी ऐसी सी बातें हुई है जिसपे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो लोगों का बहुत स्पष्ट तौर पे प्रतिक्रिया है ये कि वो चुनाव को अपने ढंग से चलाएंगे, और चुनाव आयोग भी इसमें एक पार्टी है इस वक्त, और लोगों का एक्सप्रेशन इसी बात पे जा रहा है कि चुनाव आयोग को भी वो नहीं करने देंगे जो चुनाव आयोग चाहता है। तो ये बड़े स्पष्ट संकेत वहां पे मिल रहे हैं इतने अच्छी पोलिंग की वजह से। और हम लोगों ने देखा था राजीव जी कि उस चुनाव में काफी उत्साह दिखाई देता था, क्योंकि अब हम हरियाणा भी गए और भी जगह जाते हैं चुनाव में। अभी आजकल के चुनाव में बहुत उत्साह, झंडे, बैनर, नारे जरा कम हो गए, लेकिन पूरे हम तो गिरिडीह से लेकर रांची तक आए लगभग 5 घंटे की सड़क की यात्रा में, और जितने भी गांव बीच बीच में पड़े, शहर पड़े, सब में हमने देखा कि वहाँ पे काफी उत्साह है। झंडे मोटरसाइकिलों में लगे हुए हैं और रैलियां हो रही हैं, बसें जा रही हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, जीपें जा रही हैं, और आदिवासी जो है वो तमाम शहरों में, गांवों में निकल कर आए हैं और अपने वोट डाला है। एक और बड़ी वजह क्या है, जब से झारखंड बना है एक भी आदिवासी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इसमें वो भी शामिल है हेमंत सोरेन, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री है जी। उनका भी कार्यकाल बीच में उखाड़ने की कोशिश की गई, उनको भी सत्ता परिवर्तन की, वहां पे भी महाराष्ट्र की तरह सत्ता सरकार हथियाने का कोशिश की गई।
चंपई सोरेन को लाकर साथ में, लेकिन वो कामयाबी उनको मिल नहीं पाई। तो एक ये भी वजह है कि लोगों ने जो आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है उस पर उसका भी जवाब दिया होगा। आप देखिए कि बीजेपी आदिवासियों की बहुत बात करती है, लेकिन जब चुनाव जीते तो झारखंड का पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया जी, एक आदिवासी राज्य में, जो अब गवर्नर है उड़ीसा। और वो गवर्नर साहब अपने प्रचार भी कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार खड़े हैं वहां पे। लेकिन पहला रघुवर दास की आप बात कर रहे हैं, रघुवर दास की बात कर रहे हैं, और उनकी बहू जो है पूर्णिमा दास वो चुनाव लड़ रही हैं और डॉक्टर अजय कुमार के सामने जमशेदपुर से। और ये साहब जो हैं यानी गवर्नर साहब रघुवर दास जो ओडिशा के गवर्नर हैं वो छुट्टियों पे और अपनी बहू के प्रचार में, चुनाव प्रचार में वो लगातार देखे गए। जी जी, गवर्नर कोई स्कूल का टीचर या वो किसी दफ्तर में काम करने वाला या बैंक में काम करने वाला व्यक्ति नहीं होता है कि जो छुट्टी ले ले। वो संवैधानिक पोजीशन है और वो 24 घंटे 365 दिन होती है, जब तक कि वो राष्ट्रपति उनको मुक्त न कर दे। तो बिल्कुल ये छुट्टी लेकर प्रचार करने वाला ये भी अपने आप में नई परिपाटी है। लेकिन जब क्योंकि बीजेपी की तरफ से नैतिकता और मर्यादा का कोई ख्याल रखा नहीं जाता, तो गवर्नर साहब ने भी ये कर दिया, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है बीजेपी के लिए। हमारे आपके लिए आश्चर्य की बात है कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो न्यूट्रल होना चाहिए वो अपनी बहू का प्रचार कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। बात जो मैं कह रहा था कि अकेले रघुवर दास ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो गैर ट्राइबल मुख्यमंत्री, जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था। आप देखिए कि क्या कितनी आदिवासी मुख्यमंत्रियों के साथ, आदिवासी राजनीतिज्ञों के साथ, आदिवासी मुख्यमंत्रियों के साथ कितनी दुर्भावना है जी, और वो दुर्भावना दिखाई देती है। आप देखिए अभी अमित शाह जिस तरह की जिस भाषा में बोल रहे थे, बाबूलाल आगे आओ, चंपाई आगे आओ, उनसे उम्र में बड़े हैं, राजनीति में भी सीनियर हैं ये लोग, मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोनों लोग। तो इससे दिखाई देता है कि उनके मन में क्या है, या जिस तरीके की भाषा और अल्फाज इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। जितनी उनकी उम्र है उतना मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संसदीय तजुर्बा है, बल्कि उससे ज्यादा भी होगा। बिल्कुल। और ना उम्र की मर्यादा है उनको, ना पद की मर्यादा है, और अनाप शनाप जो मन में आता है वो बात कर रहे हैं। तो आज का चुनाव काफी उत्साहजनक है, क्योंकि मतदान इतना हुआ है, तो लगता है कि 23 तारीख को हमको यहाँ से कम यहाँ से एक संकेत दिखाई देगा कि बीजेपी के पास आज जो सीटें हुई, आज जो जहाँ चुनाव हुए, उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब सीट्स हैं उसमें बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी पिछली बार। जी, इस बार देखना है खाता खुलता है या नहीं खुलता है। जी, अभी तक 65.27% की पोलिंग बताया जा रहा है, ये चुनाव आयोग की तरफ से, उनकी वेबसाइट 65.25%, जिसमें अलग अलग लोहरदगा में 73.21% सबसे ज़्यादा पोलिंग है, और ऐसे ही अलग अलग जो 15 ज़िले हैं, 15 ज़िलों की 43 सीटें, ये हम झारखंड की बात कर रहे हैं। और झारखंड की बम्पर पोलिंग क्या यहां से बाजी पलटते हुए हम देख रहे हैं। जरा जल्दी से हेमंत जी आपके पास आना चाहता हूं, झारखंड को बहुत नजदीक से हमारे दोनों साथी हेमंत कुमार जी, राहुल लाल जी अभी अभी महाराष्ट्र की यात्रा से लौट रहे हैं, और झारखंड को तो इनसे बेहतर और कौन समझ सकता है। और उधर पटना में बैठे हुए हमारे साथी हेमंत कुमार जी। पहले हेमंत कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं, झारखंड से चलेंगे महाराष्ट्र तक और बीच में दिल्ली आएंगे, जरा सा फिर से वो जो न्यायपालिका है उसका कितना प्रभाव दोनों राज्यों के इन चुनावों पे पड़ रहा है वो भी समझेंगे। लेकिन आज का चुनाव बाजी पलटते हुए दिखाई देता है क्या? धन्यवाद राजीव जी। झारखंड में जो हुआ है आप सबको पता है कि झारखंड का जो चुनाव है वो 2 नैरेटिव वहां पर काम कर रहा था। एक था जल जंगल जमीन का सवाल, जो आदिवासियों का सवाल है, झारखंडी अस्मिता का सवाल, आदिवासियों की अस्मिता का सवाल, और दूसरा बीजेपी और आरएसएस की ओर से बनाया गया नैरेटिव जो था घुसपैठ का सवाल, रोटी ले जाएंगे, बेटी ले जाएंगे, जमीन छीन लेंगे,
ये नैरेटिव नीचे से लेकर के ऊपर तक प्रधानमंत्री जी भी यही बात कर रहे थे और अमित शाह जी ये बात कर रहे थे, वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो भी यही बात कर रहे थे। तो पूरे झारखंड के चुनाव को पोलराइज करने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन जो चुनाव में जो दिखा है, जो मतदान के दौरान जो रुझान दिखा है, उससे ये लग रहा है कि झारखंड के लोगों ने झारखंडी अस्मिता, जल जंगल जमीन का जो सवाल है वो आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है झारखंड के लिए, और आदिवासियों ने इस बात को और उस इलाके में रहने वाले जो मेहनतकश लोग हैं उन्होंने इस बात को मजबूती से समझा है और इस आधार पर वहाँ का चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। तो जो अभी तक की जो कोशिशें हैं उस कोशिश में आज तो कई दिग्गजों के दाव में ये किस्मत वहाँ पर दाव पर लगे हुए हैं आज के चुनाव में, और उसमें खास करके कई पूर्व मुख्यमंत्री के घर के लोग हैं जिनकी किस्मत वहाँ दाव पर लगी हुई है। लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण जो दिखाई दी है कि जो हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि जो कल्पना सोरेन का जो फैक्टर था उस फैक्टर ने काफी वहाँ पर काम किया है, और खास करके आदिवासी महिलाओं में इंडिया अलायंस के लिए, जेएमएम के लिए बहुत अधिक कल्पना सोरेन का फैक्टर काम किया है। और ये मुझे लगता है कि अगर झारखंड के चुनाव का टर्निंग पॉइंट अगर खोजा जाए तो उसमें कल्पना सोरेन एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होंगी, और खास करके एक ऐसे मौके पर जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था और उनकी वापसी हुई, उसके पहले कल्पना सोरेन ने जिस तरह से कमान संभाली और उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, तो उसने एक तरह से वो पूरी तरह से अपनी राजनीतिक जो हैसियत है उसको एस्टेब्लिश किया वहाँ पर उन्होंने, वो रोती गाती हुई नजर नहीं आई। तो इससे ये मैं बता रहा हूँ कि झारखंड में इस बार जो हेमंत सोरेन, आप उसको कोई कह सकता है कि विक्टिम कार्ड हेमंत सोरेन खेल रहे थे या कल्पना सोरेन, मैं नहीं समझता हूँ कि यह विक्टिम कार्ड था, बल्कि एक तरह से जो झारखंडी अस्मिता का सवाल है ये इस चुनाव में महत्वपूर्ण बना, और जो घुसपैठ का जो सवाल बनाया जा रहा था वो एक तरह से बुमरैंग करता हुआ दिखा, क्योंकि ये आम लोग ही पूछ रहे थे कि झारखंड कोई बॉर्डर स्टेट नहीं है, अगर इसके बावजूद किसी तरह का कोई घुसपैठ है, कोई डेमोग्राफिक चेंज अगर हो रहा है तो उसको लेकर के केंद्र सरकार क्या कर रही है। तो सवाल ये केंद्र सरकार पर ही पलट कर चला गया, और यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा को जो प्रयोग करने के लिए भेजा गया था वो प्रयोग सफल होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। दूसरी बात की यह चुनाव अन्य चुनावों की तरह बीजेपी और मोदी जी के रिजीम में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं कि यहाँ अब जो चुनाव लड़ना होता है विपक्ष को वो सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवारों से नहीं, बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवारों से नहीं, बल्कि उसको ईडी, सीबीआई, आईटी, इन तमाम लोगों से चुनाव लड़ना होता है, और ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी। आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी आज बिहार में भी थे, दरभंगा में एम्स दूसरे एम्स की आधारशिला रखने के लिए आए थे, बिहार में भी 4 जगहों पर उपचुनाव हो रहा था। प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर ये वही एम्स है क्या जिसकी घोषणा कर दिए थे वहां पे ऑलरेडी? ये वही एम्स है क्या जो चालू हो गया था जहां इलाज भी चल रहा था? लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था कि ये तो अब बिहार को दूसरा एम्स मिल गया है, चालू हो गया है, देखिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया। खैर उसी का शिलान्यास करने वो आए थे, और झारखंड में आज 2 जगहों पर वो गए। तो ये चुनाव आयोग एक तरह से किस तरह इनके पक्ष में खड़ा है, और सारी एजेंसियां खड़ी है, जिस तरह से छापे पड़ रहे थे लगातार बैक टू बैक। ऐसा तो था नहीं कि किसी कातिल को पकड़ना था पुलिस को, इसीलिए पुलिस लगा दी गई थी। आईटी, सीबीआई, ईडी का जब रेड पड़ता है तो स्वाभाविक तौर पर यह है कि अगर आप चुनाव के दौरान इस तरह के छापे डाल रहे हैं तो आपका मकसद ये है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करना चाहते हैं, और ये हो रहा था, क्योंकि प्रचार तो यही चल रहा था कि देखिए रुपए के ढेर पर बैठा हुआ है ये इंडिया अलायंस, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, अमित शाह जी बोल रहे थे ये बात, और रुपए का ढेर निकालने के लिए ईडी, सीबीआई इन लोगों को लगा दिया गया था, आईटी को लगा दिया गया था। तो ये पूरा मैं जो कह रहा था कि पूरा चुनाव एक तरह से जो मोदी रिजीम में जो चुनाव हो रहा है जिसमें कि लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, और आपको उम्मीदवार के साथ साथ सीबीआई, ईडी, आईटी और
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सब से आप अगर पार पाएंगे तब आप चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन झारखंड में जो दिख रहा है वो साफ दिख रहा है कि वहां पर इनका तमाम प्रयोग जो है वो सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। वहां सिर्फ एक दिक्कत जो मुझे नजर आई वो थी कांग्रेस के पार्ट से, जो कांग्रेस को 30 सीटें दी गई, उस 30 सीटों पर अगर कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर पाएगी तो ये अलायंस के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अन्यथा बिहार में यह प्रयोग एक बार देखा जा चुका है 2020 में। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस आते हैं जी और उसका नुकसान उठाना पड़ा था। तो यहाँ लेकिन यहाँ एक चीज है जो कि रिपोर्ट आ रही है कि अगर कांग्रेस की तरफ से थोड़ा अगर डेंट होता है तो उसकी भरपाई आरजेडी और सीपीआईएमएल की ओर से हो सकती है, क्योंकि इनकी जो सीटें हैं वो बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। जी राजीव, सब मिलके जब सब मिलके लड़ते हैं तो कोई आगे निकलता है, कोई पीछे होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि रिजल्ट अपने पक्ष में हो। इंडिया गठबंधन के पक्ष में रिजल्ट जाता हुआ दिखाई देता है या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। 43 सीटों पे 43 सीट्स पे आज पोलिंग हुई। वहां पे झारखंड में जिसमें 65% से ज्यादा की पोलिंग, 65.27% अभी तक जो आंकड़े आए हैं चुनाव आयोग से, उन आंकड़ों के आधार पे। और इसमें सबसे बड़ी बात कि 2019 के आंकड़ों को अगर आप देखिए तो 17 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास थी। इन 43 में से 17 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा, 8 सीट कांग्रेस के पास, 25 सीटें हो गई, एक आरजेडी के पास और एक एनसीपी के पास। ये सब मिलाकर 27 सीटें बनती हैं जो इंडिया गठबंधन के हिस्से में रही 2019 के आंकड़ों के हिसाब से, जबकि कांग्रेस बीजेपी के पास 13 सीटें थी और एक सीट झारखंड विकास मोर्चा जो है उसका, जो अब ऑलरेडी जिसका विलय हो चुका है कांग्रेस बीजेपी में, और ये पार्टी है बाबूलाल मरांडी की। तो उधर 14 सीटें और इधर 27 सीटें। ये आंकड़े भी अगर रह जाते हैं तो यहां पर लीड करते हुए दिखाई देता है इंडिया गठबंधन इन 43 सीटों पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, आनंद कुमार जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ सीधे झारखंड से। आनंद जी के पास जल्दी से आता हूं और फिर राहुल लाल जी के पास आता हूं। आनंद जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा बिल्कुल समय पे आप जुड़े हैं, सीधा आपके पास ही जरा समझना चाहता हूं क्या कुछ रहा आज का ये चुनाव का। और इसमें लोगों का तो एक दिखाई दे रहा है कि मतदाता निकले हैं और उनमें एक रुझान दिखाई दे रहा है मतदान का, लेकिन किधर ये जाता हुआ दिखाई देता है, क्या है? देखिए, पिछले चुनाव से तुलना के लिए ये चुनाव थोड़ा मुश्किल है जरूर इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि जिन सीटों पर इतनी बार भारतीय जनता पार्टी को सीट नहीं मिली थी वहां कांटे की टक्कर देखने को। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, माफी चाहूंगा, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं अपनी टीम से कहता हूं जरा आवाज आपकी क्लियर करें और फिर जुड़ता हूं। आवाज आ रही है? नहीं, थोड़ा इको हो रही है आवाज। मैं करवाता हूं, अपने यहां से ठीक करवाता हूं, थोड़ा सा समय दीजिए। राहुल लाल जी, तब तक मैं आपके पास आता हूं। राहुल लाल जी, आप भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं झारखंड को और महाराष्ट्र पे भी आएंगे जहां से भी आप लौट के आए हैं और काफी आपने एक्सटेंसिवली आप घूमे हैं और कल से हम लोग खुद पहुंच रहे हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का भी सूरत हाल ग्राउंड जीरो से हम देंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे दोस्तों, और पूरा महाराष्ट्र आप तक हम रखेंगे। लेकिन इधर झारखंड में क्या कुछ चल रहा है राहुल लाल जी? इन 43 सीटों में आंकड़े बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आगे है, लेकिन आज का क्या कुछ है? आज जब ऑलरेडी 65% से ज्यादा मतदान। राजीव जी, जो तमाम वहां के जो अलग अलग क्षेत्रों में जहां पे चुनाव हो रहा है, पत्रकार मित्रों से जो मैंने वहां पे बातचीत की है, तो झारखंड की स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक बनी हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी तमाम जगह में से झारखंड में अपने आप को सबसे सुरक्षित मान रही थी, और इसके लिए देखिए भारतीय जनता पार्टी खुद ही दोषी है जो उन्होंने तमाम मुद्दे चलाए वहां पे। क्योंकि देखिए, जो 43 सीटें हैं उन 43 सीटों में 20 सीटें हैं एसटी वाले सुरक्षित सीटें हैं उसमें, और उन 20 सीटों पे सबसे महत्वपूर्ण चीज तो देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी खराब स्थिति है। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा था कि 5 की 5 जो सुरक्षित सीटें थी वहां पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी वो 5 सीटों पे हार का सामना करना पड़ा था। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कोल्हान की जो 14 विधानसभा सीटें हैं वो भी शामिल है इसमें, जहां पे चंपई सोरेन को जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में तो कर लिया, लेकिन उसके अतिरिक्त तो भारतीय जनता पार्टी को जोड़ नहीं सकी और चंपई सोरेन को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। उल्टे वहां के कई दूसरे जो बड़े नेता थे कोल्हान क्षेत्र में, जब चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में गए तो वो लोग जेएमएम की तरफ आए हैं, और जो जेएमएम में जो घटनाएं घटी हैं जिसके तरफ हेमंत जी इशारा कर रहे थे, मैं थोड़ा उसी तरफ आगे बढ़ूंगा
कि दो घटना मैं टर्निंग पॉइंट मान रहा हूं। एक तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जिस चेहरे के साथ वो बाहर आए, एक तो वो उस चेहरे के दो स्वरूप निकले हैं सीधे सीधे, जिसका चुनाव में सीधा प्रभाव पड़ा है कि वो कहीं न कहीं सीधे सीधे उनके चेहरे से तो ये पीड़ा दिख रही है कि किस तरह से जेल से वो बाहर रह के आए और उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी, और वो बढ़ी हुई दाढ़ी खुद एक तरह से शिबू सोरेन की याद भी दिला रही है। वो शिबू सोरेन का जो पूरा प्रतीक है वो भी उसमें दिखाई दे रहा है। तो शिबू सोरेन का महत्व अचानक से इस चुनाव में वो सक्रिय नहीं है, लेकिन वो सीधे सीधे हेमंत सोरेन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से जो केंद्र सरकार ने जो अत्याचार किया उसका वो पूरा फैक्टर, और उसके कारण से उभरी कल्पना सोरेन का पूरा प्रभाव इस चुनाव में है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए थे, घुसपैठिये का मामला, जनता ने उसे सीधे अस्वीकार किया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो वहां पे काफी विस्फोटक भड़काऊ भाषण दिया, और मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं कि वर्ष 2000 में झारखंड बिहार से अलग एक राज्य बना था, और इतना नफरती चुनाव प्रचार वहां पे कभी नहीं हुआ था। उस नफरती चुनाव प्रचार को जनता ने स्वीकार नहीं किया है। जो यूसीसी का मामला लेके जो वहां पे पहुंचे थे अमित शाह यूसीसी का मामला लेके पहुंचे थे, और जबकि जो आदिवासी समूह है वो सरना पोर्ट बिल की मांग कर रहा है। तो आप सोच के देखिए कि समाज क्या मांग कर रहा है सरना पोर्ट बिल का। आप दे रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें कि आदिवासी समूह नहीं होंगे, तो फिर वो यूनिफॉर्म कहां से बचा? तो ये इतने बीजेपी के मुद्दे थे, वो मुद्दे सबके सब खत्म हुए हैं। देखिए झारखंड की जनता को जितना बेवकूफ समझाया जा रहा था वो बेवकूफ वाली स्थिति नहीं है। आप यहाँ पे देखिए जो वोटिंग प्रतिशत अगर हम लोग देखें, अभी हाल के जम्मू कश्मीर के चुनाव में हम लोगों ने वोटिंग प्रतिशत देखा था कि एक वहां के चुनाव में भी जब हम लोगों को वोटिंग प्रतिशत दिखा था, वो वोटिंग प्रतिशत था भाजपा के विरोध में। यहाँ पे देखिए एंटी प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और बीजेपी के विरोध में जो माहौल है, वो झारखंड अस्मिता को जिस तरह से गुजरात के लॉबी के द्वारा, देखिए ये मैं नहीं कह रहा, झारखंड की जनता बोल रही है कि गुजरात के लॉबी के द्वारा झारखंड की अस्मिता के ऊपर एक हमला हुआ है। ये सीधे सीधे नैरेटिव जमीन से निकल के पहुंचा है, जिसने झारखंड के समीकरण को बदला है। इसलिए जो शीर्षक आपका पलट गई बाजी, प्रथम चरण के चुनाव में बाजी पलटी है, इसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। और बाजी पलटने का देखिए कारण, आदिवासी वोटर बिल्कुल एकमुश्त, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं। अल्पसंख्यक वोटर बिल्कुल एकमुश्त, कहीं किंतु परंतु की स्थिति नहीं। ओबीसी वोटर, देखिए भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड, ओबीसी मामले पर वो कह रही कि हम 14% के आरक्षण को 27% कर देंगे। अरे झारखंड सरकार ने तो कानून बना के उसको पारित भी कर दिया है, उसको 27% के उस आरक्षण के कैप को पहुंचा दिया है। वो राजभवन उस विधेयक को रोक के रखा हुआ है। तो राजभवन में आते हैं, उन सब पे आते हैं। राहुल लाल जी थोड़ा चलते हैं, जरा एक बार फिर से आनंद जी के पास चलते हैं। आनंद जी, ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे थे, कल्पना सोरेन और हुजूम है, कुछ तस्वीरें हम लोग जब बिहार का चुनाव या लोकसभा चुनाव के समय भी जब तेजस्वी यादव की जो भीड़ देखते थे तो उसमें भी ऐसी तस्वीरें होती थी। लेकिन अभी जो ये जो तस्वीरें हैं जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जरा आपसे समझना चाहता हूं, महिला वोटर्स का टर्नआउट पहली बात। दूसरी बात, क्या मैया सम्मान योजना यहां पर ये योजना काम करती हुई दिखाई दे रही है? क्या यहां से एक आगे बढ़त बनाने में वो योजना? दूसरी बात यहां पर जैसे राहुल लाल जी बता रहे हैं कि दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक है कि जो हुलिया है हेमंत सोरेन का, वो काफी रिजेंबल होता हुआ दिखाई देता है शिबू सोरेन से, एक वो रिजेंबलेंस जो है वो। और तीसरी बात, कल्पना सोरेन खुद को एक उनका उभार, और महिलाओं के बीच ही नहीं, पुरुषों के बीच भी, युवाओं के बीच भी एक ऐसी नेता जो डिमांड में काफी हैं। क्या ये सब फैक्टर है आज के दिन में जब वोटर्स बाहर निकल के आए हैं, ये काम करता हुआ इंडिया गठबंधन के लिए दिखाई देता है? देखिए राजेश जी, मैं आपको एकदम जमीन की क्लियर पिक्चर बता रहा हूँ। कोल्हान में मैं बैठा हूँ, जमशेदपुर में 14 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। सारा नेगेटिव सही है, जो भी आपने कहा या जो भी राहुल ने कहा, वो सारी चीजें 10 दिन पहले तक सही थी, छठ के पहले तक सही थी। लेकिन जमीन पर जो हालात जो बदले हैं पिछले 2 दिनों में, और जो जिस तरह से बीजेपी ने कम्युनल लाइन पर जो डिवाइड किया है लोगों को, उसका असर दिखाई। कल्पना सोरेन एक फैक्टर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो 43 चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी 13 सीटें जीती थी उसमें 2019 में। उससे कम बीजेपी कभी जा कहीं पे लगती, जा भी नहीं सकती है।
आज की तारीख में मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा, सीटें आएंगी तो मिलेगा। बीजेपी कम से कम 23 सीटें जीत रही है एनडीए और बीजेपी और एनडीए में। आप कोई चीज आप मेरी बात आज नोट कर लीजिए, क्योंकि आंखों पर पर्दा डालने से बात छुटती नहीं है। मैंने लगातार लोकसभा चुनाव में कह रहा था बीजेपी को 8 सीटें आएगी, 8 सीटें आएगी। उसके बाद बीजेपी ने जिस तरह से काम किया, जिस भी तरह से काम किया, कम्युनल लाइन पर ज्वाइन करना हो, कोई नेगेटिव बनाना हो, घुसपैठिया बनाना हो, उसने चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाने से अपनाए। लेकिन यहाँ जो इंडिया अलायंस है, ये सिर्फ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर आश्रित होकर रह गया। आप कांग्रेस की हालत देख लीजिए, हर गली हर चौराहे पे हर दूसरे दिन अमित शाह का रोड शो हो रहा है, सभा हो रही है। मोदी 2-3 बार आ चुके झारखंड, राहुल गांधी की सिर्फ 2 सभाएं कराई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में 300 लोग नहीं जुटे थे, मंच से उन्होंने नाराजगी जताई कांग्रेस के ऊपर। तो कांग्रेस इस चुनाव में इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़ी समस्या है। कांग्रेस की सीटें, मैं अपने पिछले पत्रकार मित्रों से पूरी धारणा से बात कर रहा हूँ, सबका कहना है कि कांग्रेस 2.5 के नीचे चली जाएगी, 8-9 सीटों पर सिमटेगी। तो अगर कांग्रेस 17 सीटों से अगर 8 सीटों पर या 9 सीटों पर आएगी तो आप कैसे सरकार बना पाएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आवाज थोड़ी आपकी अभी भी क्लियर नहीं आ रही है, समझने की कोशिश मैं कर रहा था इसलिए, लेकिन बात समझ में आ रही है जो आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, अभी आपने सुन लिया, हेमंत जी की बात भी सुनी आपने प्रशांत टंडन जी की बात सुनी, आनंद कुमार जी की बात आपने सुनी, आपने बात सुन ली इधर राहुल लाल जी की भी। जरा आपसे भी समझूं, जब हम बाहर दूर बैठे हैं और झारखंड, हालांकि हम लोग अभी झारखंड से लौट के आए थे कुछ दिनों पहले, और जो कुछ अभी बता रहे हैं आनंद जी की, छठ से पहले की स्थिति कुछ और थी, छठ पूजा के बाद से स्थिति दूसरी हो गई। एक बात तो हम लोग लगातार, ये बात आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस को जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, खासकर राहुल गांधी को, ये बात मैं इसी कार्यक्रम में कई बार, एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं कि राहुल गांधी एक स्टार प्रचारक हैं, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बल्कि इंडिया गठबंधन के नेता उनकी तरफ देखते हैं। और जब अनौपचारिक रूप से हमारी बात हेमंत सोरेन से भी हो रही थी, तब भी उन्होंने भी कहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी बात में यहां दम है आनंद जी, और चूंकि आप धरातल पे हैं तो आपसे बेहतर और कौन बताएगा। तो कांग्रेस को यहां जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, अभी भी वक्त है। और जैसा सुनने में आ रहा है कि अब प्रियंका गांधी बहुत धुआंधार प्रचार करने वाली हैं दोनों राज्यों में। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। लेकिन यहां से जब झारखंड, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन के हवाले है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो 5 महीने पहले ज्यादा दिखाई देता था, 31 जनवरी से पहले, 31 जनवरी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसी दिन गिरफ्तार हुए थे हेमंत सोरेन, कुर्सी उन्होंने छोड़ी थी, उसके बाद 5 महीने बाद फिर से उस कुर्सी पर बैठते हैं, वो उसके बाद से वहां की तस्वीर बदलती हुई दिखाई देती है। एक नेता उभर के आती है, कल्पना सोरेन। और जो आनंद कुमार जी कह रहे हैं कि मात्र इन दोनों नेताओं के भरोसे पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन है, यानी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के भरोसे। क्या यहां से पिक करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, इनकी नाव जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है? धन्यवाद राजीव जी। इंडिया दल समूह में कोई दो राय नहीं है कि झारखंड मुक्त मोर्चा के भरोसे ही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जो स्थितियां बदली हैं, अगर रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग जो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है, वहां मतदान 52% से लेकर 57% तक हुआ। और जो आदिवासी इलाके हैं जहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का असर है, चाहे गढ़वा हो, चाहे सिसई हो, चाहे खूंटी हो, कोडरमा हो, लातेहार हो, लोहरदगा हो, खरसावां हो, चाईबासा हो, मझगांव हो, यहाँ पे मतदान 70% से लेकर 78% तक हो। ये किस बात का संकेत है? या तो यह मान लिया जाए कि आदिवासी समुदाय भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, वो जेएमएम के साथ नहीं है, और या यह माना जाए कि जेएमएम ने या इंडिया दल समूह ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से 5 के 5 सुरक्षित सीटों पर अपना कब्जा बना लिया था, वो स्थिति बनी हुई है। निश्चित रूप से प्रचार के जो प्रचार लोकसभा के चुनाव में था बीजेपी का, वही प्रचार आज भी है। प्रचार मात्र से अमित शाह जी और मोदी जी या हेमंत बिस्वा शर्मा जी क्या प्रचार कर रहे हैं? यही तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे घुसपैठ हुई है। तो क्या घुसपैठ के मुद्दे को वहां की जनता ने स्वीकार कर लिया? उस प्रचार को लोगों ने मान लिया? जो जमीनी हकीकत है उसको नहीं स्वीकार किया?
या वहां के उन आदिवासियों ने उन सभी मुद्दों को स्वीकार कर लिया जिन मुद्दों को लेकर के बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, रोटी छीन लेंगे, इस मुद्दे को स्वीकार कर लिया। ये जो घुसपैठियों के द्वारा उनकी जमीन और रोजगार और संसाधन छीनने की बात कही जा रही है बीजेपी से, उसको स्वीकार कर लिया उन्होंने। और अगर नहीं स्वीकार किया है तो बीजेपी को के और कौन से मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जेएमएम के मुख्य मुद्दा है कि जो कल्याणकारी कार्यक्रम उनके द्वारा शुरू किए गए। दूसरी चीज कि झारखंड की सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास किया गया। चौथी बात कि झारखंड के विकास के लिए जो संसाधन केंद्र के द्वारा उनका पैसा था जो दिया जाना चाहिए था वो नहीं मिला। और चौथी बात कि आदिवासी सम्मान की बात, क्या यह मुद्दे काम वहां नहीं कर रहे हैं? अगर ये मुद्दे काम नहीं कर रहे हैं तो इन आदिवासी इलाकों में इतना बड़ा मतदान क्यों हो रहा है? या तो बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, जो कि प्रचार के दौरान जो जनता जेएमएम के रैलियों में दिखाई पड़ी, जो लोग और हेमंत सोरेन के रैलियों में जो लोग दिखाई पड़े, वो तो ये संकेत नहीं करता कि वहां के आदिवासियों ने भी बीजेपी के एजेंडे को स्वीकार कर लिया है। बीजेपी ने आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी है जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव से इतर माहौल बन गया हो? या तो घुसपैठ का मसला इतना गंभीर कर दिया है बीजेपी ने जिसके आधार पर ध्रुवीकरण हो गया और आदिवासी भी इस मुद्दे को स्वीकार कर लिए। अगर स्वीकार कर ले रहे हैं तो क्यों स्वीकार कर लेंगे? क्या यह घुसपैठ का मुद्दा उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना बड़ी चर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने रघुवर दास की सरकार की उपलब्धियों की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बात नहीं करती। हेमंत सोरेन अपने 5 साल के कार्यकाल की बात करते हैं और वो यह भी बताते हैं कि पिछले 5 साल के दौरान अपनी सरकार बचाने के लिए उनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो क्या झारखंड की जनता ये जो 43 सीटों पर आदिवासी इलाके हैं, कोल्हान के इलाके में जो 14 सीटें बीजेपी हार गई, या तो हमें माहौल बदल गया। जिस तरह से गीता कोड़ा, मधु चंपई सोरेन या अन्य जो लोग कोल्हान के नेता हैं उनको सक्रिय करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थिति सुधार ली। नेताओं के साथ जेएमएम का वोट भी चला गया बीजेपी के साथ। मेरी जानकारी में मेरे अनुभव में तो कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई नेता विशेष उस पार्टी का वोट बैंक भी अपने साथ लेके चला जाता है जो जिस पार्टी के साथ रह करके या जिसकी लीडरशिप में रह करके वह पार्टी अपने जन समर्थन को या मतदाताओं को तैयार करता है। नेता कभी किसी पार्टी का अपने मतदाताओं को अपने साथ नहीं ले जा पाया, चाहे वो आज की तारीख में अजीत पवार हो, चाहे शिंदे साहब हो, चाहे किसी भी राज्य में जो लोग मूल पार्टी को छोड़ के गया अपने साथ समर्थकों को नहीं ले जा पाए। तो चंपई सोरेन क्या लेके चले गए अपने साथ? क्या सीता सोरेन अपने साथ लेके चली गई? क्या गीता कोड़ा अपने साथ लेके चली गई? वजह क्या है? चुनाव प्रचार के दौरान तो ऐसी कोई स्थितियां समझ में नहीं आई। और अगर मतदान 2019 की तुलना में बढ़ा हुआ मतदान है, अभी आंकड़े जो आ रहे हैं उससे लगभग 1% की वृद्धि है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 2 से 3% तक की वृद्धि होगी जो अभी तक की स्थितियां। तो अगर ये जो बढ़ा हुआ मतदान है 3%, जब एक वोट की चिंता है और ये बढ़ा हुआ मतदान है, आदिवासी इलाकों में जबरदस्त मतदान है, शहरी इलाकों में वही स्थिति है जो 2014 में थी, चाहे 2019 में थी, और जो चुनाव प्रचार के दौरान का दृश्य दिखाई पड़ा, तो ये स्थिति तो नहीं लगती कि एनडीए का लोकसभा के चुनाव की तुलना में जो स्थिति रही है उससे बेहतर हो जाएगी। इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस और बेहतर तरीके से प्रचार कर सकती थी या उसको प्रचार करना चाहिए, लेकिन केवल प्रचार तक ही है। संगठन की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया दल समूह के पूरा प्रचार अभियान जेएमएम के कंधे पर ही है। उन्हीं का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, उन्हीं का कार्यकर्ता बूथ मैनेज करेगा, उन्हीं का कार्यकर्ता मतदाताओं को निकालेगा, उसी का कार्यकर्ता जो इंडिया दल समूह का एजेंडा है वो लोगों तक पहुंचाएगा। तो वह गतिविधियां क्या ठप हैं? वो नहीं चल रही हैं। जेएमएम के जो हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन के जो का प्रचार अभियान है उससे तो कहीं नहीं लगता कि कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र हो, कोई ऐसा जिला हो जहां पर इन्होंने अपने अभियान को तेजी से न चलाया। और क्या जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी है, हेमंत सोरेन को जेल भेज जाने की कार्रवाई है, उस कार्रवाई पर न्यायालय की टिप्पणी है कि इनके खिलाफ कोई मामला बनता नहीं और इनको बेवजह गिरफ्तार किया गया। और उस मुद्दे को जोड़ करके जो आदिवासी स्वाभिमान की बात हेमंत सोरेन ने उठाई है वह बिल्कुल अपील नहीं कर रही है।
अगर सभी कारक नहीं काम कर रहे हैं तो हमको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि एनडीए बेहतर काम करेगा। लेकिन केवल प्रचार इतना बढ़िया हुआ है अमित शाह जी का, मोदी जी का, जेपी नड्डा साहब का, या भारतीय जनता पार्टी के अन्य बड़े नेताओं का, कि पूरा का पूरा जून कुछ महीने पहले जो स्थिति थी लोकसभा के चुनाव में वो बदल गई। ये स्वीकार करना मुझे लगता है कि बहुत तर्कसंगत और तथ्यपरक नहीं होगा जी। कोई ऐसा निश्चित रूप से एक मुद्दा केवल बीजेपी के पास है जिसको बार बार कहना चाहती है, जमीन पर उसकी कितनी अपील है। मुझे लगता है कि अगर इतनी अपील होती घुसपैठ को लेकर के तो जेएमएम के सभा में कोई नहीं आता, कोई सुनने के लिए नहीं आता, कोई बात करने के लिए नहीं तैयार होता, क्योंकि ये तो पूरे राज्य में बता रहे हैं ये। और घुसपैठ की बात कैसे वहां की जनता स्वीकार कर लेगी कि उसके लिए हेमंत सोरेन जिम्मेदार हैं, उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जिम्मेदार है। आज जायसवाल जी का संजय जायसवाल जी का एक वक्तव्य सुन रहा था वोटिंग के बाद कि बांग्लादेश से बुला करके लोगों को वोटर तैयार कर लिए गए। संभव है क्या ये? माने ये आप म्यांमार से लोगों को बुला करके अपने किसी इलाके में अपना वोटर बना लेंगे? ये कभी हुआ है कि आज ही हो जाएगा? जी। तो आप खुद बता रहे हैं कि जमीन पर कितने कमजोर हैं, संगठन के स्तर पर भी, मुद्दों के आधार पर भी और राजनीतिक विमर्श के आधार पर भी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मेरा अपना मानना है कि इंडिया दल समूह आदिवासी इलाकों में पूरी तरह से और अपने प्रभाव के इलाकों में अपने विमर्श को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई विमर्श नहीं पैदा कर पाई जिससे लोकसभा चुनाव के दौरान बना हुआ वातावरण कहीं से कमजोर दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें थोड़ी सी बातें और मैं भी आपकी बातों से सहमति जताते हुए उसमें जोड़ना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात कि अगर 2 और 3 बार किसी राज्य में बड़ी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी जीत के सरकार बनाती है तो यहां पर क्यों नहीं रिपीट कर सकती है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इंडिया गठबंधन क्यों नहीं रिपीट कर सकता है? सिंपल सी बात है। अगर नॉर्मल वे में देखिए तो क्यों नहीं? अगर उत्तर प्रदेश में रिपीट करते हैं योगी आदित्यनाथ, इधर तीसरी बार हरियाणा में रिपीट करती है कांग्रेस बीजेपी, अभी ताजा उदाहरण है आपके सामने। अगर 5 बार से लगातार आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में रिपीट कर रही है, जहां ऐसे कई राज्य हैं जहां आपने उत्तराखंड में देखा, तो क्या यहां राजीव जी मैं एक बात आपके साथ जोड़ना चाहूंगा कि क्या हरियाणा की तरह बीजेपी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था वो जेएमएम सरकार के खिलाफ दिखाई पड़ रहा है? वही आने वाला था मैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर वह एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती तो जिस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम जेएमएम चलाई है उस तरह का अभियान नहीं चला पाती। वो वही दशा उसकी होती जो हरियाणा के चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हुआ। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की सभा में, किसी नेता का मतलब किसी नेता की सभा में क्या इसी तरह से उमड़ करके लोग आए जो हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन की सभा में लोग गए? वो तो स्थिति नहीं दिखाई पड़ी। क्या एंटी इनकम्बेंसी का झारखंड में वह असर दिखाई पड़ा? लोग ये कहते हुए देखे गए कि नहीं कुछ भी हो जाए सरकार को बदल देना है। और अगर यह माहौल होता तो मैं नहीं मानता हूं कि रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग में लोग 52 से 57% ही मतदान होता। यहां पे लोग पलट के 70% मतदान करते हैं, 65% मतदान करते। वो तो स्थिति नहीं बनी। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी का माहौल उस तरीके का नहीं है झारखंड में जैसा कि हरियाणा सरकार के खिलाफ था, तो आप कौन सी ऐसी राजनीतिक स्थितियां बदल गई हैं, कौन से राजनीतिक विमर्श बदला है जिससे कि इंडिया दल समूह इसको स्वीकार किया जा सकता है कि कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है, लेकिन जेएमएम भी उतना ही कमजोर है, वामपंथी भी उतना ही कमजोर है, आरजेडी भी उतनी ही कमजोर है, और इनकी मिली जुली ताकत भी एनडीए में तो कुल ताकत बीजेपी की है। आजसू की ताकत कितनी है जी? और आजसू के बारे में तो सभी झारखंड के लोग जानते हैं कि वो बीजेपी भी के साथ भी जा सकती है, जेएमएम के साथ भी जा सकती है। आजसू जेएमएम के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ चुकी है, आज वो बीजेपी के साथ लड़ रही है। यही आजसू है जिसको भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में छोड़ दिया था। 14 का चुनाव साथ लड़ी और बाद में 19 का चुनाव साथ नहीं लड़ी। 19 के चुनाव में जब बुरी तरह से हारी, 25 सीटों पे आ गई, तो फिर आजसू के साथ समझौता कर लिया। तो ऐसा नहीं है, जो भी ताकत वहां पर है वह भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत है। उसके विपरीत इंडिया दल समूह में 4 दलों की ताकत है, जिसमें सबसे बड़ा दल जेएमएम है।
और संगठन भी उसके साथ सबसे मजबूत है। तो कोई अगर नया विमर्श पैदा हुआ होगा उसका असर दिखाई पड़ता। और ऐसा नहीं है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो राजनीतिक स्थितियां दिखाई पड़ती हैं वह मतदान में परिलक्षित नहीं होती या राजनीतिक कार्यक्रमों में परिलक्षित नहीं होती। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहां पर दो और महत्वपूर्ण बात, एक तो ये कि घुसपैठिया इसको इश्यू बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, और दूसरा बटेंगे कटेंगे। क्या ये दोनों इश्यू झारखंड के उस आदिवासी बहुल एरिया में, उस जहां पर लोगों को उनकी मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ता है, उनको दो पैसे 2 रुपए के लिए जूझना पड़ता है, उनके लिए क्या ये इश्यू मायने रखते हैं? एक बड़ा सवाल है। इस चुनाव के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर इलेक्शन कमीशन बहुत ईमानदारी के साथ चुनाव करवा रहा है, अगर इफ के साथ कह रहा हूं कोटेड, अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदारी के साथ ये चुनाव करवा रहा है और रिजल्ट इसके बाद भी बीजेपी के पक्ष में जाता है, तो इस पे विमर्श करेंगे हम जरूर फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ। इस पे ये वादा रहा आप लोगों के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये मुद्दे धरातल पे काम करते हैं झारखंड जैसे राज्य में, जहां घुसपैठिया का मुद्दा, जहां बटेंगे कटेंगे का मुद्दा लेकर के बीजेपी अगर आगे आती है, लेकिन दूसरी तरफ मैया सम्मान योजना वो एक जबरदस्त कहें तो ये ट्रम्प कार्ड की तरह है, और उसके अलावा जो मूलभूत समस्याएं, सुविधाएं, उन सब की बात, यहां 7 गारंटियों की बात, क्या ये वहां पर लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कारगर नहीं साबित होंगे? ये सब है, ये सारे सवाल हैं। अमलेंदु जी जल्दी से इसी पे आपका एक छोटा सा कमेंट। जी देखिए, जो बटोगे कटोगे का नारा है वो तो निश्चित तौर पर झारखंड में भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और झारखंडी समझ गए कि अगर बट गए तो कटे जाएंगे। तो इसलिए झारखंडी जो है मुझे लगता है वो एकजुट हो गए, और आज का जो मतदान है वो साफ तौर पर बता रहा है कि जिन्होंने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, तो वो झारखंडियों को काटने के लिए आए हैं, शादी समझ गए झारखंडी। तो अपना उन्होंने बता दिया है पहले चरण में जिस तरीके से मतदान की खबरें आ रही है खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों से, तो वो समझ गए हैं कि उनको काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मतलब उनका तरीका जो है जिस तरीके से काम करते हैं वो है। तो राजीव जी जाहिर सी बात है कि अगर मुद्दे आपके पास है तो मुद्दे दूसरे के पास भी हैं। आपको अपनी बातें बतानी होंगी और दूसरे जो काम कर रहा है उसकी कमियां निकालनी होंगी। तो आप दूसरे की कमियां जो निकाल रहे हैं जो जमीन में है ही नहीं वो कर रहे हैं। तो यानी आप जो है एक तरीके से हवा में लठ भांज रहे हैं, जो कहावत है तो वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हवा में लठ भांज रही है कि बांग्लादेशी आ गए हैं, कि कौन आ गए हैं और कौन नहीं आ गए हैं। तो ये मुद्दे वहां काम करने वाले नहीं हैं, और भारतीय जनता ये समझ गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ आती है तो जल जंगल जमीन पे कब्जा उसके पूंजीपति मित्रों का हो जाएगा। और जैसा कि कल राजीव जी कल्पना स्वयं कह भी रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉर्पोरेट घराने हैं और हमारे साथ जो है वो झारखंड के गरीब गुरबा लोग हैं। तो ये राजीव जी मुझे लगता है जबरदस्त तरीके से फाप जो है वो झारखंड में साफ तौर पर दिखी जा रही है। जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आई तो जमीनों से बेदखली बढ़ेगी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जंगल खाली कराए जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासियों का एक तरीके से कहा जाए कि कत्लेआम हो रहा है, वो सारी चीजें झारखंड में बढ़ेंगी। जहां की जनता इसको समझ गई है, और इसीलिए राजीव जी बचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और कटने के लिए भी तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आए और बांटे और काट करके कुछ ले जाए। मुझे लगता है कि ये जो नारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उल्टा असर करने वाला है। जी, लेकिन बहुत सारी चीजें प्रशांत जी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला हो, उसमें 2 अहम बातें हैं। एक तो बुलडोजर पे जो फैसला आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसला, और बीजेपी शासित राज्य इसको अपना मूल हथियार बना के आगे बढ़ रहे थे, और बुलडोजर बाबा और बुलडोजर न्याय ये सारी बातें हो रही थी। और इसका कितना असर आज की तारीख में इन दोनों राज्यों पे पड़ता हुआ, चूंकि ये साल जाते जाते ये दोनों राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उस पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी बात यहीं से कि जो उधर महाराष्ट्र की तरफ अगर चलें तो महाराष्ट्र में अजित पवार को लेकर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कब तक आप बैसाखियों के सहारे और अपने चाचा जी के सहारे आप आगे बढ़ते रहेंगे। और उसमें भी साफ साफ उन्होंने कहा है कि आप वो छोड़ दीजिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, फोटो मत दिखाइए, वीडियो मत दिखाइए, नया हो या पुराना हो, शरद पवार की ये सारी बातें। लेकिन ये एक छोटा सा इशू अगर इसको मान भी लें अजित पवार का, बुलडोजर वाली बात, क्या इसका असर झारखंड में नहीं पड़ेगा? क्या इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पे नहीं पड़ेगा? देखिए राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के पहले भी
लोकसभा के चुनाव में बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में चल पड़ा था बीजेपी के ऊपर, उनकी तमाम सीटें धाराशायी हो गई थी। तो ये सारी राजनीति तो उत्तर प्रदेश से ही जो धाराशायी हो गई थी, और उसका सबसे बड़ा प्रतीक अयोध्या फैजाबाद की सीट रही। अब इन सब चीजों का असर तो इसलिए होगा कि जो कटोगे बटेंगे का मामला है, योगी आदित्यनाथ ने जो शुरुआत की है और जिस तरीके का विशैला प्रचार झारखंड में किया गया, आदिवासी समाज इन सब चीजों का आदी नहीं है। वो हिम्मती लोग हैं, वो लड़ाका लोग हैं। आप देखिए मतलब तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुलना तो की जाएगी कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन लगभग एक जैसे परिस्थितियों में थे। दोनों की पत्नियां एक ही पब्लिक मीटिंग में इंट्रोड्यूस हुई। आप देखिए कल्पना सोरेन का तेवर देखिए, कल्पना सोरेन की हिम्मत देखिए। तो ये आदिवासी कल्चर का असर है जो कल्पना सोरेन में दिखाई देता है जी। कि वो हिम्मती लोग होते हैं, लड़ाका लोग होते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि उस इलाके में थे और हमने उसकी ध्वनि जो है सुनाई नहीं थी। जो बात मोदी जी कर रहे हैं या हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, आप इस बात से अंदाज लगाइए कि क्या गूगल करके कोई बयान मुझे दिखा भी दे तो मुझे बड़ा खुशी होगी कि क्या ये जो बीजेपी के ट्राइबल नेता है वहां पे, इंक्लूडिंग चंपाई सोरेन जो कि नए आए हैं, क्या इन लोगों ने मोदी जी या अमित शाह या हेमंत बिस्वा शर्मा के पहले झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा उठाया था? आपको याद नहीं आएगा, नहीं उठाया था। इन लोगों ने तब कहना शुरू किया है जब इनको कहा गया कि कहो। ये मुद्दा वहां है ही नहीं। और किसी चीज को मुद्दा बनते हुए केवल हेडलाइन और मीडिया से नहीं बनता है मुद्दा, वो उस समाज में वास्तविकता भी होनी चाहिए, चाहे 1% या 2% हो, लेकिन वो वास्तविकता तो होनी चाहिए। वो वास्तविकता है नहीं वहां। तमाम रिसर्चर्स और गृह मंत्रालय, अमित शाह के मंत्रालय खुद का रिस्पॉन्स है हाई कोर्ट में कि आबादी जो है ट्राइबल्स की क्यों घट रही है। इसका वजह घुसपैठ या धर्मांतरण नहीं है। मुख्य वजह, उसकी मुख्य वजह है लोग काम धंधों के लिए वहां से बाहर जाते हैं। ये बात सेंसस में भी रिकॉर्ड की गई है, ये तमाम स्टडीज में आती है और खुद गृह मंत्रालय ने भी इस बात को कहा है। तो ये चुनाव पूरा का पूरा एंटी ट्राइबल एजेंडा पर लड़ा है बीजेपी ने जी। और बीजेपी इस चुनाव में, जैसा अभी एक हमारे मित्र कह रहे थे कि सीटें कितनी आएंगी, बीजेपी को वास्तव में बीजेपी पलट देती इस चुनाव को अगर बीजेपी किसी ट्राइबल नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बना देती। वो भरोसा देती कि हाँ चुनाव जीतेंगे तो कोई ट्राइबल मुख्यमंत्री होगा, रघुवर दास की तरह कोई बैठ नहीं जाएगा आपके ऊपर जी। चंपाई सोरेन को ही अगर वो मुख्यमंत्री पद का बना देते चेहरा, तो शायद जो हेमंत सोरेन की जो पकड़ है ट्राइबल एरियाज में, उसको वो ढीली कर सकते थे। लेकिन फिलहाल तो ये ऐसा होता दिखता नहीं। जी बिल्कुल। बुलडोजर पे मैं और कहना चाहता हूँ कि बुलडोजर की बात थोड़ा यहाँ से आगे भी जाएगी। जो बातें लीगल सर्किल में चल रही हैं और मैं भी उन चर्चाओं में शामिल हूँ कि ये लीगल लायबिलिटी उस कंपनी तक जाती है जिस कंपनी का वो बुलडोजर होता है, और ये बात कभी ना कभी आगे आएगी। चाहे वो कोई भी कंपनियां हो, जो कंपनियां, इंग्लैंड की कंपनी इसको बनाती है, उसके ऊपर भी जाएगी, क्योंकि रेसिस्ट तरीका, जो नस्लवादी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। एक आप जेनोसाइड के तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक खास जाति या खास धर्म के लोगों के मकान गिरा रहे हैं, जैसा हिटलर करता था। अब इसकी चल रही है, और केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी हो रही है कि ये बुलडोजर बनाने वाली कंपनियों की भी नैतिक जिम्मेदारी है, लीगल जिम्मेदारी है कि अगर
उनकी बनाई हुई कोई मशीन का इस्तेमाल नस्लभेदी काम में हो रहा है, सिर्फ एक धर्म के लोगों को के खिलाफ हो रहा है, तो फिर उनकी भी जवाबदेही बनती है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उनकी भी जवाबदेही बनती है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज नकेल कस दी है बुलडोजर न्याय की जो बात चल रही थी उस पर, और इस पर सब अपने ढंग से समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ से कम उस न्याय की तरफ और न्यायपालिका पर थोड़ा भरोसा जो है वो बनेगा, जो उठ चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि कोई अगर किसी के घर में रेंट पे रह रहा है तो उसी के घर को आप गिरा दो। ये भी हुआ था अभी राजस्थान में, आप लोगों ने देखा होगा। अब इसमें आप ये कीजिए कि वो सेकंड फ्लोर पे है तो सेकंड फ्लोर को गिरा देंगे, थर्ड फ्लोर कहाँ जाएगा? तो ये सारी चीज़ें आखिर क्यों ऐसी हो रही हैं, ये यहाँ समझने, ज़्यादा यहाँ पर आपको रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कारण वही है कि इसके पीछे राजनीति है। लेकिन राजनीति चल रही है इन दो राज्यों में, बहुत बिल्कुल मज़ेदार राजनीति। और जो आज वोटिंग का प्रतिशत है लगभग 66%, ये क्या कह रहा है? और उसमें जो सुनील शुक्ला जी कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण कि कई सारे ऐसे ज़िले हैं, ऐसी सीटें हैं जहां 70 से 78% तक पोलिंग हुई हैं, और वो एरिया जो है वो ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा है। इसका क्या असर और इसकी अगर समीक्षा की जाए तो एक बार जल्दी से आना चाहता हूं हेमंत जी, बहुत नज़दीक से आप झारखंड को जान रहे हैं। क्या सचमुच इतना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है हेमंत सोरेन के उसमें पक्ष में? राजीव जी, झारखंड में मैं समझता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई मसला था नहीं, इसलिए कि आप देखें कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी झारखंड में, तो उस सरकार को गिराने, उस सरकार को दबाने की तमाम कोशिशें चलती रही। और पूरा वहाँ ये चर्चा इसी बात पर होती रही थी कि ये सरकार अब जाएगी तब जाएगी, और अंत में उनका जो दाव चंपई सोरेन पर गया, उस दाव का भी कोई असर नहीं हुआ। तो वहाँ तो एक तरह से ये वहाँ विलेन तो केंद्र सरकार बनी हुई थी। हेमंत सोरेन को जेल भेज करके फिर हेमंत सोरेन को बेल मिली, और उसमें जो कोर्ट की जो टिप्पणी थी, उस टिप्पणी ने पूरी तरह से पूरे देश में एक संदेश दिया कि किस तरह से हेमंत सोरेन को जबरन जेल में डाला गया था। तो एंटी इनकम्बेंसी तो वहाँ इन्होंने बनने नहीं दिया, जो बीजेपी ने नहीं बनने दिया, केंद्र सरकार ने नहीं बनने दिया। वो लगातार सरकार से ऐसे लड़ते झगड़ते रहे कि अब उनका पैसा रोक करके रखा हुआ है। अभी भी जो चुनाव में बड़ा मुद्दा बना है, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया उन्होंने रोक करके रखा हुआ है झारखंड का। तो ये सवाल तो अब केंद्र सरकार के पाले में चला गया। एंटी इनकम्बेंसी मैं समझता हूं कि वहां पर बीजेपी और केंद्र सरकार को लेकर के थी झारखंड में। हेमंत सोरेन को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी का मसला बनने ही नहीं दिया। इन्होंने सरकार को वहां पर चलने नहीं दिया। आप समझ लीजिए कि चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी बदलवा दिया, इन्होंने डीजीपी बदलवा दिया। अब ये एक शिकायत लेकर चले जाते थे, उस पर चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई करना शुरू कर देता था। तो ये पूरा जो इनके कामकाज करने का जो तरीका था, वो तो ये एक तरह से उस सरकार को न चलने देने की स्थिति इन लोगों ने बना रखी थी। तो एंटी इनकम्बेंसी मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई बड़ा फैक्टर नहीं था। जी, एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर नहीं है, तो फैक्टर क्या है? जरा राहुल लाल जी एक बार फिर से झारखंड पे आना चाहता हूं, और आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर हेमंत सोरेन के खिलाफ ऐसा माहौल है कि ये 13 सीटें जो हैं बीजेपी की, वो 23 सीटें हो सकती है? अभी आनंद कुमार जी कह रहे थे, दिखता है आपको? ना, बिल्कुल असंभव स्थिति है राजीव जी। देखिए, गृह राज्य भी है, जो घुसपैठ का मामला है उसको संथाल परगना, आपसे पूछ रहा हूं, आपका गृह राज्य है इसलिए पूछ रहा हूं, आप कौन समझ सकता है? मैं कह रहा हूं कि देखिए, घुसपैठ का मामला संथाल परगना को लेकर उठाया जा रहा है। और देखिए, तथ्यों में चूंकि झारखंड के लोग ऐसा नहीं कि बेवकूफ है कि बीजेपी जो देगा वही चीज जो है कि वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वही ज्ञान प्राप्त करेंगे और मतदान केंद्र पर चले जाएंगे। वो कहा जा रहा है कि 15 सालों में स्थितियां बदल गई। 2019 तक किसकी सरकार थी? 2019 तक तो वहां पे जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन 5 सालों में तो कोई स्थिति बदली नहीं। और आंकड़े कहां पे हैं? 2011 के सेंसस के बाद क्या कोई नए आंकड़े कोई आ गए? देखिए, ये पूरा मामला निशिकांत दुबे उठाते हुए रहते थे। निशिकांत दुबे अपने ढंग से आंकड़ा देते थे, संसद में भी वो आंकड़े दे रहे थे। तो निशिकांत दुबे के वो आंकड़े हैं, वो आंकड़े भी कहीं से प्रमाणित नहीं होता है। रांची हाईकोर्ट में जब
केंद्र सरकार से पूछा गया कि भाई आप बताइए आपके घुसपैठियों की क्या संख्या, चूंकि वो गृह मंत्रालय का काम है घुसपैठियों के संख्या को बताना। गृह मंत्रालय रांची हाईकोर्ट पे ऐसा कोई भी आंकड़ा प्रस्तुत करने में पूर्णतः विफल रहा, वो आंकड़े नहीं दे पाई। तो इनके पास आंकड़े नहीं आ रहे, आप कुछ भी लगा दीजिए, उसको कहीं पे स्वीकार नहीं करती जनता। दूसरी चीज के देखिए, जो आदिवासी कल्चर है उसे समझना पड़ेगा, उसमें कहीं से भी कोई सांप्रदायिक भेदभाव की स्थितियां नहीं होती है। वहां पे एक बड़ा ही वो प्रकृति के साथ तादाद में स्थापित करके रहने वाला वो समूह है, और जो पूरी जो संस्कृति है वहां पे मुस्लिम और गैर मुस्लिम वाला विभाजन जो बीजेपी करना चाह रही है, हमें लग रहा है कि वो झारखंड के आबो हवा को नहीं समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थितियां चला करती थी 2024 में जनता ने वहां अस्वीकार कर दिया, और झारखंड में जहां पे जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया, और मैं मान लूं कि विधानसभा चुनाव में अचानक से झारखंड की स्थिति बदल जाएगी, तो स्थितियां देश की बदल गई और झारखंड ने तो इसे कभी स्वीकार ही नहीं किया है। इसलिए घुसपैठ का मामला पूरी तरह से जो बीजेपी उठा रही है, वो बीजेपी को बिल्कुल वो महंगा पड़ा है। और प्रशांत जी की इस बात से सहमत हूं कि देखिए, कोई मामला जब आप बनाते हैं तो उस मामले के पक्ष में कोई तो घटना भी घटनी चाहिए ना जमीन पे सही, वैसे जमीन पे कोई घटना नहीं घटी है। और दूसरी चीज कि वो झारखंड की कोई सीमा भी नहीं लग रही कि आप कह दीजिए कि झारखंड पे जो है कि वो उसका कोई बांग्लादेश से कोई सीमा है। सीमा प्रबंधन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, और त्रिपुरा पुलिस के आंकड़े आ रहे हैं। त्रिपुरा पुलिस खुद कह रही है कि जो सीमा सुरक्षा है वो बीएसएफ सीआरपीएफ वो सही से नहीं संभाल पा रही है, और वहां से घुसपैठ हो रहे हैं। तो ये तो सोचिए केंद्र सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए घुसपैठ का मामले में केंद्र सरकार भारी नुकसान की स्थिति में रही है। झारखंड में मैं मान के चल रहा हूं अभी भी बिल्कुल, चाहे वो कोल्हान का क्षेत्र हो चाहे दूसरे अन्य क्षेत्र हो, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां काफी बड़ी हैं। आप ये सोच लीजिए कि चंपई सोरेन को हम ले लें। और दूसरी चीज जो झारखंड की एक महत्वपूर्ण बिंदु जो जिसके तरफ थोड़ा प्रशांत जी ने ध्यानाकर्षण कराया, देखिए झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को चेहरा नहीं बनाया गया, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जनता के बीच में क्या स्वर चल रहा है? जनता के बीच में आवाज यही है कि अगर बीजेपी जीतती है या एनडीए जीतती है तो निशिकांत दुबे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब बताइए, अगर ये जमीनी स्थिति, जमीन पर अगर ये आबो हवा चल रही है तो निशिकांत दुबे को अब रघुवर दास हटे, निशिकांत दुबे भी चेहरा होंगे, इसलिए किसी आदिवासी चेहरा को सामने में नहीं किया गया है। तो कौन बीजेपी को कौन आदिवासी समूह वोट डालने के लिए जाएगा, या फिर कौन जो है कि ओबीसी का समूह वोट डालने के लिए जाएगा? तो ये तो स्थिति, और एक तरह से स्थितियां ऐसी बनाई गई है, चाहे वो बाबूलाल मरंडी हो, चाहे जो है कि वो अर्जुन मुंडा की पत्नी हो, इन तमाम लोगों को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही बहुत सारे दागी खड़े हैं। और बीजेपी के भीतर की जो राजनीति है, यानी तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदिवासी समूह से जो लोग आ रहे हैं, उनको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही दिशा बिछा दी गई है कि वो अपना चुनाव हार जाए, यानी उनको दिखा के उनका वोट भी ले लिया जाए और वो अपना सीट भी हार जाए, जिस कारण से वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी ना बने। तो इस पूरे राजनीति को झारखंड के लोग बहुत भली भांति राजनीति समझ रहे हैं। झारखंड के प्रथम चरण के चुनाव में दिखा दिया। और मैं शुक्ला जी के इस बात से सहमत हूं, जो बीजेपी का प्रभाव क्षेत्र वाला जगह था वहां वोट प्रतिशत गिरा है, वो उत्तर प्रदेश की स्थितियां याद दिला रहा है हम लोगों को। बीजेपी के वोटर मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे और आदिवासी वोटर जन के मतदान केंद्र तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा सुनील शुक्ला जी आपके पास ही आना चाहता हूं। यहां क्या आपको लगता है कि जो आदिवासी और गैर आदिवासी का मसला है, ये इस चुनाव में एक मुद्दा बन सकता है, जिसमें निशिकांत दुबे आज उन्हीं के एरिया में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां बहुत बड़ा एरिया है वो इसलिए गोड्डा, क्योंकि वहीं पे वो फैक्ट्री भी है जहां से बिजली सप्लाई करते हैं, और बिजली सप्लाई अभी हालांकि बंद है, पैसे वैसे मिल नहीं रहे हैं बांग्लादेश से अदानी साहब को, लेकिन वहाँ स्थापित रखना है, उसको आगे बढ़ाना है, बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या इन चीज़ों को झारखंड के लोग, खासकर आदिवासी समुदाय, वो नहीं समझ रहा होगा? और एंटी इनकम्बेंसी क्या सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन या विपक्ष के लिए है और सत्ता पक्ष के लिए नहीं है? मुद्दा तो यहाँ पे ही है। सवाल यह है कि जब 2020 साल का लोकसभा का चुनाव हो रहा था वहां, और भारतीय जनता पार्टी सभी सुरक्षित सीटें हार गई, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई पड़ रही थी किसी को? उस समय तो एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं हुई कि हेमंत सोरेन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। हेमंत सोरेन की सरकार थी जब जिसमें लोकसभा का चुनाव हो रहा था, इंडिया दल समूह की सरकार थी झारखंड में, तब तो लोगों ने, सभी आदिवासियों ने मिलकर के वोट दिया और इंडिया दल समूह को जिता दिया। 3 सीटें दी जेएमएम को, 2 सीटें दी कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत भी गिरा, उस सीटें भी उसकी कम हो गई। सवाल वहां पे मुद्दा यही है,
मुद्दा यह है कि हम आदिवासियों की जल जंगल जमीन बचेगी कि नहीं बचेगी, आदिवासियों की जो धार्मिक पहचान है सरना कोड की, वह बचेगा कि नहीं बचेगा, या जो जंगल की स्थितियां हैं वह जंगल कारपोरेट को सौंप दिए जाएंगे या इनका उस पर उनका हक बना रहेगा, वनोपज कारपोरेट के पास चला जाएगा कि आदिवासियों पर उसका अधिकार बना रहेगा। विषय यही वहां पे है। भारतीय जनता पार्टी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि उसने पिछले 10 सालों में झारखंड के लोगों के विकास के लिए किया क्या। आप चुनाव के दौरान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पे चले जाते हैं, बाकी समय में कोई मतलब नहीं है। तो अगर और दूसरी चीज, अगर भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि उसके द्वारा या उसकी सरकारों के द्वारा विभिन्न राज्यों में शुरू की गई लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों से उसको लाभ मिलता है, तो हेमंत सोरेन को नहीं मिलेगा। हेमंत सोरेन ने सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 200 रुपये यूनिट बिजली के बिल माफ किए हैं, फ्री कर दिया उनको। 60 लाख से अधिक लोगों को, किसानों का उन्होंने कर्जा माफ कर दिया है। मैया सम्मान निधि अलग से दे रहे हैं। तो क्या हेमंत सोरेन के पक्ष में चीजें नहीं जाती? बिल्कुल। एंटी इनकम्बेंसी का कोई माहौल भारतीय जनता पार्टी या एनडीए बना नहीं पाई। जो बात प्रशांत जी ने कही कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ के मुद्दे को लेके कब सड़क पर उतरी, किस सभा में बोला, किस कार्यक्रम में बोला, कब यह मुद्दा बना झारखंड में? ऐन मौके पर के चुनाव के मौके पर आप इस मुद्दे को लेकर चले आएंगे, उससे पोलराइजेशन हो जाएगा। मान लेता हूं कि प्रशांत टंडन को नहीं मालूम, मुझको नहीं मालूम, हेमंत जी को नहीं मालूम, अमलेंदु जी को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। सवाल इस बात का है कि जो झारखंड में रह रहा है उसको तो पता है कि घुसपैठ हुई है कि नहीं हुई है। वो तो जानता है कि हमारी जमीन पर कब्जा हुआ कि नहीं हुआ। 5 साल तक सरकार रही है रघुवर दास की। कितने मामले आए हैं जिसमें ये कहा गया हो कि बांग्लादेश से आए हुए जो मुसलमान हैं उन्होंने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया? कितने लोगों की पहचान हुई है? और अगर आपने 5 साल तक सरकार में रहने के बाद एक आदमी की आप पहचान नहीं कर पाए, तो 6वें साल आकर के आप ये कहना शुरू कर देंगे 6 साल के बाद कि ये इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है, कौन मान लेगा? झारखंड राज्य के 24 साल के जीवन में 13 साल बीजेपी रही है, सत्ता में रही है, वो अपोजिशन की पार्टी नहीं है। राज्य का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के थे जी। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, किसी भी आदिवासी नेता को अपने कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। और आप आदिवासियों के पक्ष में खड़े होने के दावेदार भी हो जाएंगे। आप अपने किसी भी नेता को, बाबूलाल मरांडी को मजबूर होकर के पार्टी छोड़ना पड़ा, तो एक नई पार्टी बनाना पड़ा उनको। उसके बाद ही आप कहेंगे कि नहीं, आप आदिवासियों की लेगेसी आप ही के पास जाएगी। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने जिन पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया था, रघुवर दास की सरकार ने उसको घटा दिया। उसके बाद भी आप चाहते हैं, आप चाहेंगे कि पिछड़ा वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चला जाएगा? कौन से कारक हैं, ऐसी कौन सी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी बना दी जिससे लोग अपना हित वहां देख रहे हो? अगर नारा लगा देने से हालात बदल जाते हैं तो निश्चित रूप से हालात बदल जाएंगे, उसमें सच्चाई हो चाहे ना हो। लेकिन केवल नारे लगा देने से कहीं स्थितियां बदलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यह काम हर राज्य में करती है, लेकिन अगर उसके केवल परसेप्शन बनाने से हालात बदल जाते, सत्तारूढ़ दल के द्वारा परसेप्शन नहीं बनता तथ्यहीन आधारों पर। भारतीय जनता पार्टी आज सत्तारूढ़ दल है केंद्र में। 5 साल तक उस राज्य में केंद्र में रही, हेमंत सोरेन के पहले वही सरकार में थी जी। और 5 साल की सरकार, आप सरकार चलने नहीं देते हैं और उसके बाद कहेंगे कि नहीं, मैं आदिवासी स्वाभिमान में का मुद्दा भी उन्हीं के साथ जाएगा। आज सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जो राहुल लाल जी जो बात कर रहे हैं कि आप अगर तथ्यों के आधार पर कोई मुद्दा बनाना चाहेंगे तो उसका असर पड़ेगा, लेकिन जितनी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं। उसके दूसरी तरफ हेमंत सोरेन या इंडिया दल समूह
जो मुद्दा बनाना चाहता था लोगों के बीच में, उससे एक बड़ा कारण मैं मानता हूं आदिवासी सम्मान और जल जंगल जमीन की रक्षा, कारपोरेट से इनको बचाना, यह निश्चित रूप से ऐसा मुद्दा है जो लोगों को अपील कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज हम झारखंड की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसके साथ साथ उधर वायनाड में आज प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में थी और उनकी किस्मत का पिटारा भी आज बंद हो गया है। और वायनाड में लगभग 63%, 62.41%, 62 कह लें प्रतिशत अभी तक पोलिंग के आंकड़े आ रहे हैं। 62.41% पोलिंग वायनाड में। और इसमें कितना प्रतिशत, कितने लोग निकल के प्रियंका के पक्ष में आए हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। आने वाला रिजल्ट वायनाड का भी दिलचस्प होगा। और इसके अलावा 30 सीटें और भी हैं जहां पर उपचुनाव हुए हैं। ये मिलाकर वायनाड मिलाकर 31 सीट्स पूरे देश में उपचुनावों के, और 14 सीटें और बची हुई थी जो आगे बढ़ा दी गई हैं। वो भी आप जानते हैं जो आज होनी थी, लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया गया 20 तारीख कह करके। और उसमें ये बताया गया कि चूंकि 15 तारीख को पूर्णिमा है इसलिए भी, लेकिन खैर उस पर अभी नहीं जाते हैं। लेकिन कहानी जो है वो यहाँ पर झारखंड की यहीं से शुरू होती है और यहीं पर ख़त्म इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से एक दूसरी लाइन शुरू होती है। वो है 20 तारीख के लिए। 20 तारीख को 38 सीटों पर, 38 सीटों पर झारखंड में चुनाव होना है और उधर 288 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव होना है। महाराष्ट्र का सूरत हाल बहुत नज़दीक से कल से लगातार आप हमारे चैनल पर देखेंगे। हम लोग महाराष्ट्र में होंगे और महाराष्ट्र की पूरी रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे कि वहां चल क्या रहा है। आपने झारखंड की रिपोर्ट भी देखी, महाराष्ट्र की रिपोर्ट भी आपको हम बताएंगे। और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है इस बार का। और यहां फंसी हुई भाजपा, लेकिन फिर भी एक एज भाजपा को इसलिए है दोनों राज्यों में, ये बहुत खुल के कह रहा हूं, एक एज है भाजपा को क्योंकि भाजपा के साथ इलेक्शन कमीशन भी है, ऐसा माना जा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन भी साथ साथ चुनाव लड़ रहा है तो बात यहां होगी। सुनील शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर आता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। जी सुनील जी। वायनाड के आज के पोलिंग में इस तथ्य का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि जब राहुल गांधी वहां से चुनाव जीते थे उसकी तुलना में 4% ज्यादा मतदान हुआ है जी। और यह 4% वृद्धि का भी कोई ना कोई राजनीतिक निहितार्थ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 4% ज्यादा पोलिंग, आप समझ सकते हैं इसका राजनीतिक निहितार्थ है। और इस देश की राजनीति में यही जो है वो आप लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर ये कहीं ना कहीं रोकता हुआ दिखाई देता है जब बीजेपी की हम बात करते हैं तो। लेकिन उसके बाद रिजल्ट, हरियाणा के जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट के बाद परेशानियां विपक्ष की बढ़ गई और एक भरोसा मतदाताओं का उठ गया इस इलेक्टोरल जो पैटर्न है हमारे देश का उससे। और इस भरोसे को बनाए रखने का काम इलेक्शन कमीशन का है। अब कितना भरोसा कायम रख पाता है इलेक्शन कमीशन। कल आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे वीडियो बना रहे थे जब उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी हो रही थी। लगातार बैक टू बैक 2 बार उनकी तलाशी हो गई, परसों शाम को फिर कल सुबह। इसके बाद इन्होंने बोला और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि आखिर विपक्षी दलों के ऊपर ही ये हमले क्यों हो रहे हैं, उनकी तलाशी ही क्यों हो रही है, सत्ता पक्ष की तलाशी क्यों नहीं हो रही है। तो आज सत्ता पक्ष की तलाशी हो गई, उसमें देवेंद्र फडणवीस की तलाशी हुई, उसमें एकनाथ शिंदे की तलाशी हुई, अजित पवार की तलाशी हो गई, विनोद तावड़े की तलाशी हो गई, रामदास आठवले की तलाशी हो गई। तो ये सबकी तलाशी हो गई। बता दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि देखिए हम सत्ता पक्ष की भी तलाशी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़िए और वो भरोसा भी बता दीजिए, जता दीजिए, दिखा दीजिए कि नहीं, चुनाव आयोग कहीं भी धांधली होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हम लोग 23 तारीख को और अच्छी तरह से देखेंगे। जरा जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, झारखंड चुनाव, क्या यहां से कोई पैगाम नजर आता है? राजीव जी, निश्चित तौर पर झारखंड से पैगाम महाराष्ट्र को भी जाता है और दोनों राज्यों में पैगाम जाता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया राजीव जी, उसका भी पैगाम जाता है। और जो उद्धव ठाकरे ने जो अपना वीडियो बनाया उसका पैगाम आ गया है। चुनाव आयोग को ये समझ में आ गया है कि चुनाव आयोग की चीजें जो हैं अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ये समझ में आ गया है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर ये कहा कि हमें वो वीडियो भी दिखाना कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वीडियो की भी तलाशी ली, उनकी तलाशी भी ली जाए, उनके चौपर की भी, उनके काफिले की भी। और उसके बाद फिर जो है चुनाव आयोग हरकत में आया, भाजपा के नेताओं की फिर तलाशी आज हुई है। इधर राजीव जी जो झारखंड से संदेश जा रहा है, झारखंड से संदेश एकदम साफ है
कि झारखंड की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से लाए हुए लोगों के जरिए झारखंड पर कब्जा करना चाहती है और बाहरी आदमी जो है उसको ही वहां मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और जो आज राहुल लाल जी कह रहे हैं कि जमीन पे ये बात है कि निशिकांत दुबे बनेंगे, आपको राजीव जी याद होगा कि मैंने प्रशांत जी की एक सवाल के जवाब में ही कहा था कि वहां अगर बनती है बीजेपी की सरकार तो मुख्यमंत्री निशिकांत दुबे होंगे, और ये संदेश जमीन पे है। और राजीव जी ये संदेश महाराष्ट्र में भी है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो देवेंद्र फडणवीस फड़फड़ा कितना भी लें लेकिन तब बनेंगे मुख्यमंत्री पीयूष गोयल, ये भी संदेश है। क्योंकि पीयूष गोयल जो है वो दिल्ली दरबार के आदमी है और दिल्ली दरबार से देवेंद्र फडणवीस की चला चली हुई है, तो फड़फड़ाने के लिए देवेंद्र फडणवीस है। अगर कुछ ऐसा बनेगा, गुजरात की अगर चलेगी तो गुजरात जो फिर मात देगा महाराष्ट्र को और ले आया जाएगा दिल्ली से उठा करके पीयूष गोयल को। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से संदेश गया। और आज का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है राजीव जी, वो बटोगे तो कटोगे के एक तरीके से जो है उसके ऊपर भी बुलडोजर चल गया है उस संदेश के लिए। अब योगी आदित्यनाथ अगर महाराष्ट्र में जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए तो क्या बुलडोजर पर खड़े होकर प्रचार करेंगे? नरेंद्र मोदी अगर बात करेंगे तो बताएंगे कि बुलडोजर की जिस तरह से तारीफ कर रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी जी के बुलडोजर। तो अब ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो गए, यानी कि जनता से लेकर और न्यायपालिका तक अब बीजेपी सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग को भी समझना पड़ेगा कि जनता तैयार हो रही है और सवाल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो झारखंड का आज पहले फेज का मतदान आज समाप्त और 31 सीटें उपचुनाव की, जिसमें वायनाड भी वो समाप्त। और इसके बाद अब एक फेज और 20 तारीख सबको इंतजार रहेगा। 20 तारीख को झारखंड की 38 सीटें और इधर 288 सीटें महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष के साथ जाता है, यानी बीजेपी के साथ या महायुति के साथ जाता है। तो फिर कहना ही क्या, हरियाणा है। फिर आप एक पैटर्न और एक शब्दावली गढ़ लीजिए कि इनका हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र का भी हरियाणा हो गया, यही कहेंगे हम। लेकिन 23 तारीख को कई लोग कहते हैं कि उस दिन सुबह सुबह रोने धोने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, हाथ पैर धोकर। रोना धोना क्या है भाई, हम तो इस लोकतंत्र के प्रहरी हैं, पत्रकार हैं, हमारा काम है खबरों को पहुंचाना। हमको लगता है कि ऐसा हो रहा है, वो वैसा ही बताते हैं, और ऐसा नहीं होता है तो क्लू खोजने की कोशिश करते हैं। हमारे भी सूत्र होते हैं और हम भी बहुत दावे के साथ इस मंच पे कह रहे हैं कि धांधली होती है, बहुत दावे के साथ कह रहे हैं धांधली होती है। कभी अगर कहे चुनाव आयोग कि साबित कर दो तो उनके ही 4 लोगों को खड़े कर देंगे हम। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये उन्हीं के लोग बताते हैं कि धांधली होती है, तो क्या बताऊं। तो ऐसा ना हो, और इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहली शुरुआत वोटर लिस्ट से होती है। धांधली का मतलब यह नहीं है कि ईवीएम में ही धांधली कर लिए। धांधली का मतलब यह भी है कि एक परिवार में पति और पत्नी दोनों के वोटर लिस्ट में, एक इस पोलिंग बूथ पे और दूसरा जो है 3 किलोमीटर बाहर दूसरे पोलिंग बूथ पे है, तो कौन जाएगा वोट डालने, कौन नहीं जाएगा, यहीं से शुरुआत होती है। क्या यह धांधली नहीं है? वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए जाते हैं, क्या यह धांधली नहीं है? संजय राउत ने तो कहा था अभी 10-10 हजार लोगों के नाम काट दिए गए महाराष्ट्र में, आपको याद होगा। तो ये सब है, यहीं से धांधली की शुरुआत होती है। तो बहुत कुछ है इसमें। अगर चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता साबित कर दे तो देश का लोकतंत्र बचा रहेगा, वरना आप देख ही रहे हैं कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। इसमें बुलडोजर न्याय से लेकर, और सबसे बड़ी बात है कि न्यायपालिका पर से भरोसा जो उठा है वो भरोसा न्यायपालिका कायम करने की कोशिश करे, ये सबसे बड़ी चीज है। हम लोग पत्रकार लोग हैं, आज ये खबर बताते हैं, कल वो खबर बताएंगे। नहीं होगा तो फिर दिल्ली के पॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे, और क्या करेंगे। आप लोगों को वही पसंद तो वही करेंगे। आप हमारे तमाम साथी इन बातों से सहमत होंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन कितना है और वो पाकिस्तान से आ रहा है, ये बताएंगे, फिर वही आपको पसंद आएगा। बहुत सारे लोगों को, भक्तों को, वो पाकिस्तान से पॉल्यूशन आ रहा है। चलिए खैर, इस चर्चा को खत्म करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम साथियों का, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी,